गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। तो छात्रों, आज का हमारा यह लेक्चर यूजी सेमेस्टर 4 के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत सीसी 9 का जो विषय है भारत का इतिहास ईस्वी 1707 ईस्वी से ईस्वी 1885 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो है बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी। सिलेबस में इसे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना सुदृढ़ीकरण के नाम से दिखाया गया है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उसी विषय को यहाँ थोड़े परिवर्तन के साथ आपके सम्मुख रखा जा रहा है और इसका नाम रखा गया है बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका ये पहला भाग है। तो पहले भाग में हम मुख्य रूप से जो हमारा जो विषय होगा वो है प्लासी का युद्ध। इस युद्ध का काफ़ी अधिक महत्व है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्लासी के युद्ध के कारण, परिणाम और इसके महत्व क्या थे। इसमें हम लोग विभिन्न खंडों में इसके भागों को जानेंगे। जैसे पहला है हमारा भूमिका, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बंगाल की, यानी 1700 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी के मध्य बंगाल की क्या स्थिति थी, क्या राजनीतिक अवस्था थी, उसके बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की कि किस तरह उसने बंगाल में प्रवेश किया और कुछ ही समय में उसने बंगाल पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिराजुद्दौला के बारे में, जो प्लासी युद्ध के समय जिसके साथ ही अंग्रेजों का प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लासी युद्ध के कारणों के बारे में। तत्पश्चात प्लासी युद्ध के परिणाम उसको देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे प्लासी युद्ध का महत्व क्या था और अंत में इसके सारांश को हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इससे संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या आप लोग को लगे, महसूस हो या कुछ सवाल आप लोग को पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जाके इससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं और आप लोग कोशिश किया जाए कि आपको इसकी समुचित उत्तर प्राप्त हो सके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस सेक्शन में है भूमिका। भूमिका में हम लोग बात करेंगे औरंगजेब की मृत्यु के साथ के समय से। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु के साथ महान कहे जाने वाले मुगल साम्राज्य की शक्तिशाली सत्ता का अंत हो गया। अर्थात जो मुगलों की सत्ता थी वो अब कमज़ोर हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता पर आने वाले मुगल शासक, जिन्हें उत्तर मुगल भी कहा जाता है, पूर्णतया अयोग्य एवं अक्षम सिद्ध हुए। औरंगजेब द्वारा अपनाई जा रही नीतियों ने उत्तर मुगल शासकों के लिए पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगलों की शेष रही शक्ति और ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का विखंडन प्रारंभ हो गया। क्रमशः कई प्रांत उससे अलग हो गए, जिनमें पंजाब, हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, अवध आदि थे। मुगलों की सत्ता दिल्ली तक ही सीमित होकर रह गई। जहां एक और मुगलों के पतन ने भारत में विखंडन की प्रक्रिया को पुनः आरंभ कर दिया, वहीं दूसरी ओर भारत में एक नई शक्ति को उदित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये नई शक्ति थे अंग्रेज, जो भारत में व्यापारी के रूप में प्रवेश हुए थे, परंतु राजनीतिक अस्थिरता एवं भारतीय राज्यों के आपसी संघर्ष ने इन्हें शक्ति बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। कमजोर मुगल शासक
और अदूरदर्शी भारतीय राज्य एक एक कर इनके अधीन आते गए। कुछ ही वर्षों में भारत के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। वे इसमें सफल हुए। अगर बंगाल की बात की जाए तो 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां, जो दक्षिण भारत का ब्राह्मण था और जिसने कालांतर में इस्लाम स्वीकार कर लिया था, को बंगाल का दीवान बनाया गया और सितंबर 1717 ईस्वी में सूबेदार का पद भी दिया गया। पहले उसे दीवान के रूप में राजस्व का प्रशासन दिया गया, तत्पश्चात उसे प्रशासनिक व्यवस्था भी सौंप दी गई। 1719 ईस्वी में उड़ीसा भी उसके अधीन कर दिया गया। मुर्शिद कुली खां एक योग्य प्रशासक था। उसने बड़ी ही योग्यता के साथ बंगाल का प्रशासन कार्य संभाला। 1704 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि मुर्शिदाबाद का पुराना नाम मकसूदाबाद था, जिसे मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद के नाम से स्थापित किया। मुर्शिद कुली खां ने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसके कारण बंगाल के वार्षिक राजस्व में 80 लाख रुपए की वृद्धि हुई। उसने राज्य के बड़े भूभाग को खालिशा भूमि में बदल दिया और इजारा व्यवस्था आरंभ की। उसने निर्धन किसानों को तकावी ऋण भी जारी किया। कई गैर-कानूनी करों को समाप्त कर दिया गया। परिणामतः बंगाल एक धनी प्रांत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तथा सरफराज 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी बंगाल की सत्ता पर आए, अर्थात वे नवाब के रूप में स्थापित हुए। 1740 ईस्वी में बिहार के नाजिम अली वर्दी खां ने सरफराज को गिरिया के युद्ध में पराजित किया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। अली वर्दी खां ने 2 करोड़ नजराना देकर मुगल सम्राट से अनुमति भी प्राप्त कर ली। अली वर्दी खां एक योग्य शासक था। उसने अपने सुधारों से बंगाल की समृद्धि को और अधिक बढ़ाया। उसने मराठों से संधि कर उनके लगातार होने वाले आक्रमण से बंगाल को सुरक्षित किया। अली वर्दी अंग्रेजों की प्रवृत्ति से पूरी तरह से परिचित था। अंग्रेजों के प्रति उसने पूरी सतर्कता का परिचय दिया। अली वर्दी खां अंग्रेजों के संबंध में कहा करता था कि अंग्रेज उन मधुमक्खियों के समान हैं, जिन्हें यदि छेड़ा नहीं जाए तो वे मधु प्रदान करेंगी, शहद प्रदान करेंगी, और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। अर्थात अली वर्दी खां ने अंग्रेजों के प्रवृत्ति के संदर्भ में कहा कि अंग्रेजों के साथ मित्रता करने में ही भलाई है, उसके साथ सहयोग करने में ही प्रशासन की राज्य के लिए अच्छा होगा, और उसे शत्रुता यदि उसे शत्रुता हो जाती है तो राज्य के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध होगा। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल की सत्ता में आया। इसके शासनकाल में बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव लगातार बढ़ने लगा। अब बात करते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की। बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश या ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1633 ईस्वी में उस समय हुआ जब उड़ीसा के सूबेदार ने बालासोर और हरिहरपुर में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। 1651 ईस्वी में हुगली में और हुगली के बाद पटना, कासिम बाजार तथा राजमहल में भी अंग्रेजी कारखाने खोले गए। 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश सरकार को 3000 रुपये वार्षिक की निश्चित राशि के बदले बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजमुशान की अनुमति के बाद कंपनी से मात्र 1200 रुपये लेकर कालीकट, गोविंदपुर और सुतनाती खरीदने की अनुमति दे दी, जो कालांतर में फोर्ट विलियम के रूप में स्थापित हुआ, जो बाद के कालों में कलकत्ता के रूप से जाना गया। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश डॉक्टर ने मुगल शासक फारुखसियार को एक असाध्य बीमारी से निजात दिला दी, जिससे प्रसन्न होकर मुगल शासक ने अंग्रेजों को 3000 वार्षिक रुपए के बदले कंपनी को दस्तक सुविधा दी गई
और कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने की अनुमति प्रदान की। दस्तक सुविधा वह सुविधा है जिसके अंतर्गत कंपनी को एक पत्र प्रदान किया गया जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि कंपनी अपने मालों को बिना किसी चुंगी को दिए या बिना किसी चुंगी शुल्क को दिए आयात निर्यात कर सकते हैं और उस पर उन्हें किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। तत्कालीन बंगाल की सुविधा मुर्शिद कुली खान ने दस्तक सुविधा का विरोध नहीं किया, परंतु उसने 38 गांव खरीदने पर अपना विरोध जताया। मुर्शिद कुली खान ने सदैव ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाबों को भारी राशि देकर प्रसन्न रखा और उसके नियंत्रण से स्वयं को मुक्त रखने का प्रयास किया। अलीवर्दी खान जब गद्दी पर आसीन हुआ तो उसने अंग्रेजों के प्रति सतर्कता से कार्य किया। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का समर्थन किया, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले किलेबंदी का उसने विरोध किया। अब हम लोग बात करते हैं सिराजुद्दौला की। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल की सत्ता पर आसीन हुआ। अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां थीं और तीनों पुत्रियों के पति अलीवर्दी खान के शासनकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अतः अलीवर्दी खान ने अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल के सत्ता का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला सत्ता पर आसीन हुआ। सिराजुद्दौला का पिता जैनुद्दीन अहमद खान एवं माता अमीना बेगम थी। सिराजुद्दौला जब 24 वर्ष का था तब वह सत्ता पर आसीन हुआ। वह केवल स्वेच्छाचारी ही नहीं अपितु अत्यंत लालची भी था। वह अलीवर्दी खान के समान योग्य नहीं था, उसमें शासक के कोई गुण नहीं थे। गद्दी पर आते ही सिराजुद्दौला का संघर्ष प्रारंभ हो गया। उसके कई शत्रु थे, जिनमें सर्वप्रथम पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, जो सिराजुद्दौला का चचेरा भाई था, जो बंगाल की सत्ता पर आसीन होना चाहता था तथा उसने सिराजुद्दौला के सत्ता पर आने का विरोध किया था। उसका दूसरा शत्रु था उसकी मौसी घसीटी बेगम, जिसने काफी संपत्ति जमा कर रखी थी और शौकत जंग का समर्थन कर रही थी। घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की माता की बड़ी बहन थी जो निसंतान थी। सिराजुद्दौला का तीसरा सबसे शक्तिशाली शत्रु मीर जाफर, जो अलीवर्दी खान के बहन का पति था, जो सेना का सर्वोच्च सेनापति था। सर्वप्रथम सिराजुद्दौला ने जब सत्ता पर आसीन हुआ, उसके बाद सर्वप्रथम सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम की असीम संपत्ति का अधिकार कर लिया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। उसने मीर जाफर को सेनापति के पद से हटाकर उसके स्थान पर मीर मदान को नियुक्त किया। कश्मीरी अधिकारी मोहनलाल को उसने दीवान ए खाना का पेशकार बनाया। इस प्रकार सिराजुद्दौला ने निकटवर्ती शत्रुओं को या तो समाप्त कर दिया या उन्हें निर्बल बनाकर अपनी सत्ता को सुरक्षा प्रदान की। अब हम लोग आते हैं प्लासी युद्ध के कारण, या इसे हम लोग सिराजुद्दौला या अंग्रेजों के संबंध के रूप में भी देख सकते हैं। सिराजुद्दौला ने अपने निकटवर्ती शत्रुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, परंतु उसका सबसे प्रबल शत्रु अंग्रेज थे, जिन पर नियंत्रण पाना भी शेष था। मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान के काल में अंग्रेजों पर नियंत्रण बना हुआ था, परंतु सिराजुद्दौला के सत्ता पर आते ही अंग्रेज मनमर्जी करने लगे। सिराजुद्दौला ने इन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु वह इसमें असफल रहा। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मतभेद खुलकर आने लगे। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होने वाले मतभेद अथवा प्लासी युद्ध के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण थे। यानी इसमें हम लोग सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो मतभेद थे उसे प्लासी युद्ध के कारण के रूप में भी देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहला कारण था कंपनी के द्वारा सिराजुद्दौला के सत्ता पर आने पर उपहार आदि नहीं देना। 1756 ईस्वी में जब सिराजुद्दौला सत्ता पर आसीन हुआ तो उसे लगा कि अंग्रेज उसका सम्मान करेंगे और उसे उपहार आदि
देकर प्रसन्न करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व जब भी नया नवाब बंगाल की सत्ता पर आसीन होता तो अंग्रेज उन्हें उपहार देकर सम्मानित करते थे। परंतु सिराजुद्दौला के साथ ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज ना तो उसके दरबार में उपस्थित हुए, ना ही किसी प्रकार के उपहार उसे भेंट किया। सिराजुद्दौला ने इसे अपना अपमान समझा। दूसरा कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला के शत्रुओं की सहायता करना। सिराजुद्दौला जब सत्ता पर आसीन हुआ तब उसे अपने चचेरे भाई पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और अपनी मौसी घसीटी बेगम के विरोध का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला ने इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी प्रारंभ की। शौकतगंज युद्ध में मारा गया, परंतु घसीटी बेगम अंग्रेजों के संरक्षण में चली गई, जिसकी मांग करने पर अंग्रेजों ने उसकी आदेश की अवहेलना की। इस घटना ने सिराजुद्दौला के मन में अंग्रेजों के प्रति शंका को जन्म दिया। तीसरा कारण, सिराजुद्दौला के द्वारा कंपनी द्वारा किए जा रहे किलेबंदी का विरोध। दक्कन में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के प्रथम 2 चरण में अंग्रेज सफल रहे थे। इसका तीसरा चरण 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना फ्रांसीसी आक्रमण से बचने के लिए फोर्ट विलियम किलेबंदी प्रारंभ कर दी और तोप की भी तैनाती कर दी, जिसका विरोध सिराजुद्दौला ने किया। परंतु अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के आदेशों की अवहेलना करते हुए किलेबंदी के कार्य को जारी रखा। इससे सिराजुद्दौला काफी क्रोधित हुआ और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया। चौथा कारण, दस्तक सुविधा का दुरुपयोग। जैसा कि पहले भी कहा गया, 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दस्तक सुविधा प्रदान की थी, इसके अंतर्गत कंपनी अपने मालों का व्यापार बिना चुंगी दिए कर सकते थे। कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक जारी करता था, परंतु कंपनी के कर्मचारियों ने इसका अनुचित तरीके से लाभ कमाने लगे। वे अपने सामान को कंपनी का सामान बताकर व्यापार करने लगे और दूसरी तरफ ये दस्तक को अपने भारतीय मित्रों को ऊंचे दामों पर बेचकर लाभ कमाते थे। इस कारण बंगाल प्रशासन को राजस्व का काफी नुकसान होने लगा और भारतीय व्यापारी भी इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाने में असफल रहे। बंगाल के नवाब के द्वारा दस्तक सुविधा का विरोध भी किया गया, परंतु कंपनी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अगला कारण है सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार करना। अंग्रेज लगातार सिराजुद्दौला की आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, अतः यह आवश्यक था कि अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने सेना की एक टुकड़ी को कासिम बाजार के अंग्रेज कोठी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किलेबंदी और तोपों के बावजूद अंग्रेजी सेना सिराजुद्दौला की सेना के सामने टिक नहीं सकी और कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। कुछ समय पश्चात सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर भी आक्रमण कर दिया और 20 जून 1756 ईस्वी तक कलकत्ता पर भी सिराजुद्दौला का अधिकार स्थापित हो गया। फोर्ट विलियम के गवर्नर ड्रेक और कई अंग्रेज अधिकारी भाग खड़े हुए और उन्होंने फुल्टा नामक द्वीप में शरण ली। कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला कारण, कालकोठरी की घटना। इस घटना के संबंध में काफी विवाद है। अधिकांश विद्वानों ने इसे कापोल कल्पित माना है, जो कि अंग्रेज हॉलवेल की दिमागी उपज थी, क्योंकि इस घटना का तत्कालिक साहित्य में वर्णन प्राप्त नहीं होता है। समकालीन इतिहासकार सियार उल मुत्तखरीन के लेखक गुलाम हसन ने भी इस घटना का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी इतिहासकारों ने इसे प्लासी युद्ध के एक प्रमुख कारण के रूप में देखा है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस घटना को सिराजुद्दौला के विरुद्ध उपयोग किया और अंग्रेजों को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उकसाया। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद 146 अंग्रेज कैदियों को, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, को 18 फुट लंबे और 14 फुट चौड़े कमरे में बंद कर दिया। यह कमरा कलकत्ता के कोठी में निर्मित था, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। इसमें 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया, जिसमें मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। शेष गर्मी, घुटन और एक दूसरे से कुचले जाने के कारण मारे जा चुके थे। इस घटना का अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध
प्रयोग किया। यद्यपि इस घटना को काल्पनिक माना जाता है, परंतु इस घटना ने प्लासी युद्ध के लिए एक कारण का निर्माण किया, जिसके कारण अंग्रेज सिराजुद्दौला के विरुद्ध एकत्रित होने लगे। अगला कारण अलीनगर की संधि। अपनी हार से अंग्रेज काफ़ी कमज़ोर हो गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से प्रार्थना की कि उन्हें व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए, परंतु यह प्रार्थना सिराजुद्दौला को धोखे में रखने की अंग्रेज़ों की चाल थी, जिससे कि बिना प्रतिरोध के मद्रास से क्लाइव और वाटसन की थल सेना व जल सेना कलकत्ता पहुंच जाए। कलकत्ता पहुंचते ही क्लाइव और वाटसन ने संयुक्त रूप से आक्रमण कर दिया। कलकत्ता की सुरक्षा के लिए मानवचंद्र के नेतृत्व में तैनात सेना ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह पूर्व ही अंग्रेजों से मिल चुका था। शीघ्र ही कलकत्ता और हुगली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अतः विवश होकर सिराजुद्दौला ने 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेजों को उनके पुराने व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए, किलेबंदी का अधिकार भी दिया गया और क्षतिपूर्ति के रूप में भारी राशि दी गई। इस संधि से अंग्रेजों को काफ़ी लाभ हुआ और उनकी स्थिति काफ़ी अधिक मजबूत हो गई। अगला कारण सिराजुद्दौला की कूटनीतिक भूल। इसी समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, यहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध की तैयारी करने लगे। इसी समय सिराजुद्दौला को किसी से सहायता प्राप्त हो सकती थी, वह फ्रांसीसी थे, जिनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष चल रहा था। यदि सिराजुद्दौला ने इस समय फ्रांसीसी की सहायता की होती तो संभवतः वे अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता कर सकते थे, परंतु सिराजुद्दौला ने ऐसा नहीं किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने चंद्रनगर में स्थित फ्रांसीसी कोठी पर अधिकार कर बंगाल में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया। वास्तव में फ्रांसीसियों की सहायता नहीं कर सिराजुद्दौला ने बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल की। इतिहासकार दत्ता के अनुसार इस प्रकार इस कूटनीतिक युद्ध में नवाब अंग्रेजों से पराजित हुआ। प्लासी युद्ध का एक और कारण था सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ, खादिम खां जो सेनाधिकारी थे, मनिकचंद कलकत्ता का प्रभारी एवं अमीनचंद बंगाल का व्यापारी को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित कर लिया। इस षड्यंत्र के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का निश्चित किया गया, जिसके बदले मीर जाफर ने आश्वासन दिया कि युद्ध के समय वो अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता करेगा और 1 करोड़ रुपए कंपनी, 50 लाख रुपए अंग्रेजों और 20 लाख रुपया कलकत्ता के हिंदुओं को देने का वचन दिया। मीर जाफर ने कलकत्ता की किलेबंदी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का भी वादा किया। यद्यपि सिराजुद्दौला को इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया, परंतु इस संबंध में उसने किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा है कि यदि नवाब ने शीघ्रता से कार्य करते हुए मीर जाफर को बंदी बना लेता तो अन्य षड्यंत्रकारी भयभीत हो जाते और षड्यंत्र असफल हो जाता, लेकिन नवाब के साहस ने उसका साथ छोड़ दिया। मीर जाफर को कैद करने के स्थान पर उसने मीर जाफर से अलीवर्दी खां के नाम पर दयनीय मिन्नतें की। तो ये कारण थे जो प्लासी युद्ध के कारण थे। अब हम लोग बात करते हैं युद्ध के बारे में। तो षड्यंत्र की पूरी तैयारी होने के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर आरोप लगाया कि वह अलीनगर की संधि का पालन नहीं कर रहा है और फ्रांसीसियों व डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया, परंतु क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 22 जून 1757 ईस्वी को नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर नवाब और अंग्रेजों की सेना एक दूसरे के सम्मुख आ खड़ी हुई। नवाब की सेना की संख्या 50,000 थी, जिसमें 40 तोप और 10 युद्ध हाथी भी थे और अंग्रेजों की सेना में मात्र 3200 सैनिक थे। 23 जून 1757 ईस्वी को दोनों सेना एक दूसरे से उलझ पड़ी। सिराजुद्दौला की सेना का एक बड़ा भाग मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व में अंग्रेजों से जा मिला। मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में नवाब की सेना और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का सामना किया। सिराजुद्दौला को जैसे ही मीर जाफर और राय दुर्लभ के विश्वासघात की सूचना प्राप्त हुई, वह युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ, परंतु उसे पकड़ लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। युद्ध में अंग्रेजों की ओर से 23 व्यक्ति मारे गए और 49 घायल हुए, जबकि नवाब की सेना के 500 व्यक्ति मारे गए, जिसमें मीर मदान भी
शामिल था। अब बात करते हैं परिणाम की। तो पहला परिणाम, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। प्लासी युद्ध के युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित होना। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद षड्यंत्र के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। वह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली मात्र था। उसकी सत्ता कंपनी की इच्छा पर निर्भर थी। सैद्धांतिक रूप से उसकी सत्ता सार्वभौम थी, परंतु व्यावहारिक रूप से वह मात्र कंपनी के आदेशों का दास था। वह कंपनी की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता था। कंपनी ने जब मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया तो मीर जाफर ने बिना किसी विरोध के अपना पद त्याग दिया। वास्तविक रूप से बंगाल के प्रशासनिक व्यवस्था पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो चुका था। इस संदर्भ में के.एम. पनिक्कर ने लिखा है कि प्लासी एक ऐसा व्यापार था जिसमें बंगाल के धनवान सेठों और मीर जाफर ने बंगाल को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। दूसरा जो परिणाम इसका, कंपनी को आर्थिक लाभ। बंगाल पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजों का व्यापार करने के लिए बड़ा क्षेत्र प्राप्त हो गया। पूर्व में कंपनी को मात्र बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु इस विजय के बाद बंगाल के साथ उड़ीसा और बिहार प्रांत भी अंग्रेजों के व्यापार के लिए खुल गया। कंपनी को कलकत्ता के निकट 24 परगनों की जमींदारी भी इससे प्राप्त हुई। इससे कंपनी व्यापार में काफी वृद्धि हुई। तीसरा परिणाम, कंपनी के प्रतिष्ठा में वृद्धि। इस विजय ने कंपनी के स्वरूप में काफी परिवर्तन ला दिया। प्लासी विजय ने कंपनी को एक साधारण व्यापारिक कंपनी से बदलकर एक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया, जो शासकों को निर्माण और उसका विनाश कर सकती थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि भारतीय राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। भारत के अन्य शासक तथा नागरिक कंपनी का आदर करने लगे। कंपनी की प्रतिष्ठा अनायास उच्च स्तर तक पहुंच गई। इस संबंध में इतिहासकार सरकार एवं दत्ता ने लिखा है कि इस विजय के द्वारा विदेशी कंपनी ने भारतीय सूबेदार को अपमानित कर कंपनी की प्रतिष्ठा गौरव में असाधारण वृद्धि कर दी। चौथा कारण, भारत की विजय का प्रारंभ। प्लासी की विजय कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण विजय थी। इस विजय ने कंपनी को इस बात का अनुभव करा दिया कि वे बंगाल की तरह भारत के अन्य प्रांतों पर अधिकार स्थापित कर सकते थे। उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि भारत शासकों की निर्बलता एवं भारतीयों की आपसी द्वेष का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि की जा सकती है। प्लासी की विजय ने अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि कर दी और वे अब भारतीय विजय का स्वप्न देखने लगे। यानी प्लासी की जो विजय थी उसने भारत विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था अंग्रेजों के लिए। पांचवा कारण या पांचवा परिणाम, प्लासी की विजय ने अंग्रेजों को बंगाल का स्वामी बना दिया। यद्यपि अंग्रेज ने प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु प्रशासन पर उनका पूर्ण प्रभाव था। इस प्रभाव का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण करना आरंभ कर दिया। मॉलसन के शब्दों में, जितना हो सके उतना हड़प लें, मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब इच्छा उसमें हाथ डालकर सोना प्राप्त कर ले। कंपनी ने अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बंगाल का प्रयोग करना आरंभ कर दिया गया। बंगाल की संपदा कंपनी के निर्देशकों और उच्च अधिकारियों को भी अनंत दिख रही थी। प्लासी के बाद कंपनी को भारत से व्यापार ही नहीं करना था, बल्कि उसे प्रांत की संपदा को हथियाना भी था। छठा परिणाम, कंपनी की संसाधन वृद्धि। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों को बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत की प्राप्ति हुई। कंपनी ने बंगाल से काफी मात्रा में धन की प्राप्ति की। मीर जाफर को सत्ता पर बैठने के बाद युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 1,77,00,000 रुपया दिया गया। साथ ही नवाब ने कंपनी को उपहार के रूप में काफी अधिक मात्रा में धन भी प्रदान किया। इसके साथ बंगाल जैसे धनी प्रांत के संसाधन पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो चुका था। स्पष्ट है कि कंपनी के आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया। विदेशी व्यापारिक कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी संसाधन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इस संसाधन का प्रयोग कंपनी ने अपने शत्रुओं का अंत करने में किया। सातवां परिणाम, नैतिक परिणाम। प्लासी की विजय ने बंगाल और कंपनी दोनों के नैतिकता को प्रभावित किया। जहां एक ओर इस विजय ने नवाबों में अंग्रेजों के प्रति भावना भय को उत्पन्न कर दिया। वे अब अंग्रेजों को अजय समझने लगे थे। वहीं दूसरी ओर इस विजय ने अंग्रेजों के मनोबल में काफी वृद्धि कर दी। यह प्रथम अवसर था जब उन्होंने किसी महत्वपूर्ण प्रांत के शासक को पराजित किया था। वे अब इस बात की आशा करने लगे थे कि भारत के अन्य प्रांतों में भी उसका प्रभाव स्थापित किया जा सकता है। आठवां परिणाम,
प्लासी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के प्रशासन पर प्रभाव स्थापित कर लिया और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करने लगे। प्रारंभ में उन्होंने मीर जाफर को नवाब के पद पर आसीन किया। जब मीर जाफर उनकी इच्छाओं को पूरा कर पाने में असफल रहा तो उसने मीर कासिम को नवाब के पद पर स्थापित कर दिया। कुछ दिनों पश्चात पुनः मीर जाफर को नवाब के पद पर आसीन कर दिया। इन गतिविधियों ने उनकी लालची प्रवृत्ति को स्पष्ट कर दिया, जिसके कारण मीर कासिम कंपनी का शत्रु बन गया और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करनी प्रारंभ कर दी। परिणामतः बक्सर युद्ध के लिए परिस्थितियों का निर्माण होने लगा। अगर प्लासी युद्ध के महत्व की बात की जाए तो परिणामों से स्पष्ट हो जाता है कि प्लासी युद्ध का कितना महत्व है। यदि सामरिक तौर पर देखा जाए तो इस युद्ध का विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि इसे युद्ध के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह मात्र एक छोटा सा झड़प था जिसमें दोनों पक्षों की ओर से थोड़े से सैनिक मारे गए या घायल हुए। यह युद्ध मात्र का एक दिखावा था, जबकि युद्ध का परिणाम पूर्व ही निर्धारित हो चुका था। अंग्रेजों ने सैयदुल्ला के प्रमुख व्यक्ति को अपनी ओर मिलाकर एक षड्यंत्र रच लिया था। फिर भी इससे आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध ने जितने महत्वपूर्ण परिणाम दिए उतने शायद किसी और युद्ध ने दिए हों। इस युद्ध ने व्यापारिक कंपनी को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। कंपनी का बंगाल के साथ साथ बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र में प्रभाव स्थापित हुआ। वास्तव में युद्ध अंग्रेजों के लिए काफी महत्व रखती है। इसने कंपनी के स्वरूप में काफी परिवर्तन ला दिया। अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। इतिहासकार बिपिन चंद्र के शब्दों के अनुसार प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया और एक ही बार में उसे भारतीय साम्राज्य का प्रमुख दावेदार के स्थान पर पहुंचा दिया। वाटसन ने इसे कंपनी और ब्रिटिश जाति के लिए असाधारण महत्व वाला युद्ध कहा है। अल्फ्रेड लाइट के अनुसार प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता का अंत हो गया। मुगल प्रांत एक एक कर स्वतंत्र होने लगे। दूसरी ओर विदेशी व्यापारी उस समय भारत में सक्रिय हो चुका था। मुगलों के पतन ने जहां एक ओर भारतीय राज्यों को स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर विदेशियों को भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बंगाल में मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां जैसे योग्य शासकों ने अंग्रेजों को पैर पसारने का अवसर प्रदान नहीं किया, परंतु 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सत्ता में आए अयोग्य एवं अक्षम सैयदुल्ला ने अंग्रेजों को यह अवसर प्रदान कर दिया। उसकी अक्षमता का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सैयदुल्ला और अंग्रेजों के मध्य मतभेद उत्पन्न हुए। सैयदुल्ला ने कासिम बाजार और कलकत्ता स्थित अंग्रेजों की कोठी पर अधिकार कर लिया, परंतु वह इस अधिकार को बना रखने में सफल नहीं हुआ। अंग्रेजों ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया। दोनों पक्षों की मध्य संधि भी हुई, जिसका लाभ अंग्रेजों को अधिक हुआ। अंत में 23 जून 1757 ईस्वी को दोनों पक्षों के मध्य प्लासी युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की छोटी सी सैनिक टुकड़ी ने नवाब की 50,000 की फौज को आसानी से पराजित कर बंगाल में अंग्रेजों को स्थापित कर दिया। यद्यपि अलग बात है कि 50,000 की सेना में अधिकांश सैनिक अंग्रेजों की ओर पहले ही मिल चुके थे। इस कारण इस युद्ध में नवाब को पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरे शब्दों में प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया और अंत में अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठी और वे भारत विजय का स्वप्न देखने लगे। तो प्लासी के युद्ध ने जहां एक ओर बंगाल में अंग्रेजों के प्रभाव को स्थापित किया, उसके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की, वहीं दूसरी ओर इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव को स्थापित कर दिया, जिस पर कालांतर में विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। इस कारण प्लासी के युद्ध को काफी अधिक महत्व माना जाता है। यद्यपि यह छोटा सा युद्ध था, मगर इसके परिणाम काफी ही महत्वपूर्ण थे। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसे महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में देखा जाता है। तो छात्रों, ये था हमारा प्लासी का युद्ध। इसमें हमने इसके कारण, परिणाम और महत्व को देखा। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अवश्य पसंद आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।